कोच, ट्रेन के कोच देखिए, S1, S2, S3, जो नॉर्मल जिसमें हम लोगों का बचपन बीता, उसमें 72 बर्थ होती थी, 72, नेक्स्ट में भी 72, S1 में 72, S2 में 72, S3 में 72, ऐसे इमेजिन करिए। एक बोगी 72 बर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनका ये कहना है कि एक बोगी की लेंथ जो है वो S1 का 37 और S2 का 37, ये एक बोगी की लेंथ। S2 का 49, S2 का 49, S3 का 49, ये एक बोगी की लेंथ। एक बोगी की लेंथ 0 to 72, वो एक बोगी की लेंथ। आइए, हम लोगों ने एक बात और समझ ली कि लैम्डा क्या चीज है। अब देखिए, ये बात समझिए कि किसी एक वेव के लिए, मैं इस सबको फिर से किनारे लगा दे रहा हूं, नेक्स्ट बोर्ड पर आया, ये क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था अ वेव इज नोन बाय थ्री थिंग्स। नहीं, ये इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग करेक्ट कर दे रहे हैं, और इसको हम लोग कर दे रहे हैं अ वेव इज नोन बाय इट्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस। ये तीन चीजों से जानी जाएगी। आइए देखते हैं। तो हम लोग यहां पर ये समझ रहे थे कि जो तीनों चीजें हम लोगों ने समझी, एक एम्पलीट्यूड समझ लिया, एक फ्रीक्वेंसी समझ लिया, एक वेवलेंथ समझ लिया, और एक वेव स्पीड भी समझ लिया, ठीक है, और एक फेज भी समझ लिया। ये देखिए, है क्या कि जो चीज फ्रीक्वेंसी है, क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में छिपा होगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड है फिक्स। दूसरी चीज आई वेवलेंथ, वेवलेंथ है लैम्डा। ध्यान से समझिए, इसका मतलब कि ये एक कांस्टेंट, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। ओमेगा के साथ हमने क्या लगा दिया? टी। टी क्या है? वेरिएबल। ये देखिए, टी तो एब्सोल्यूट वेरिएबल है। आप ये वीडियो देखें ना देखें, टाइम तो बीतेगा। आप एग्जाम दें ना दें, आप सोए ना सोए, आप खाएं ना खाएं, टाइम तो आगे बढ़ेगा ही। टी इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओमेगा के साथ हम लोगों ने टी लगाया, और कहां रखा था? ये वाले इक्वेशन में रखा था। इस इक्वेशन को थोड़ा अपना बना लीजिए तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखें ध्यान से, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2π/t, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अपना इंस्टाग्राम आईडी भूल जाइए, देखिए आएगा समझ में। ओमेगा की वैल्यू 2π/t, गॉट इट। और स्मॉल टी है वेरिएबल। अब वो ये कह रहे हैं कि किसी एक वेव की जब बात हो रही होगी तो टी की वैल्यू फिक्स होगी। जैसे हम लोगों ने यहां पर जो स्टोरी समझी, उसमें हम लोगों ने टाइम पीरियड को 4 सेकंड लिया। अभी जब पीछे वाले बोर्ड पर भी मैंने बनाया था, तब भी मैंने टी की वैल्यू 4 सेकंड ली। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी टाइम जो 1 सेकंड का इंटरवल है, उसको हम लोग कहेंगे t/4। इसका मतलब कि यहां से एक नया मॉरल आ रहा है। वो मॉरल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि T is to be measured in terms of T। इसका मतलब कि यदि कोई भी इंटरवल 1 सेकेंड है तो हम उसको t/4 कह देंगे, प्रोवाइडेड कि कैपिटल T की वैल्यू 4 सेकेंड है। इसका मतलब अगर कोई भी इंटरवल 16 सेकेंड है तो हम उसको 4t कह देंगे। कोई भी इंटरवल 2 सेकेंड है, हम उसको t/2 कह देंगे।
इसका मतलब कि समय के लिए हम लोगों ने एक नया पैरामीटर बना लिया, एक नया स्केल बना लिया, और वो स्केल क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। जितनी देर में पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है, उसको हम लोगों ने समय का आधार बना लिया इस पर्टिकुलर वेव के लिए। हर वेव के लिए टी की वैल्यू बदलेगी, तो हर वेव के लिए अगर कोई दूसरी वेव है जहां पर कैपिटल टी की वैल्यू मान लीजिए 10 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड का इंटरवल क्या कहलाएगा? टी 10/5, तो उसको हम लोग बोलते हैं T/5। इसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करते हैं। फिर एक चीज यहां पर आ रही है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, फिर आप बाद में मुझे मत कहिएगा कि ये क्या लिख दिया आपने। जैसे हम लोग स्मॉल टी की वैल्यू ओमेगा के टर्म में मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के टर्म में मेजर कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग एक्स की वैल्यू, एक्स क्या चीज है? एक्स एक नया वेरिएबल है। एक्स क्या चीज थी? एक्स ये डिस्टेंस था। एक्स जीरो कहां होता है? यहां पर। जैसे जैसे वेव आगे जा रही है एक्स बढ़ रहा है। हम लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, एक्स वो डिस्टेंस होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो जो dx/dt आएगा, कैसे आएगा ये बाद में समझेंगे, जो dx/dt आएगा वो वेव स्पीड आएगा। मैंने कहीं लिखा है पार्टिकल स्पीड ये है, दिस इज पार्टिकल स्पीड, तो जो dx/dt होगा वो वेव स्पीड होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। इनका ये कहना है कि x इज टू बी मेजर्ड, ध्यान से देखिए, x इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ये लेमडा क्या चीज है भाई? लेमडा भी हम लोगों ने समझा था, किसी एक वेव के लिए, कोई भी वेव हो, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव, एक गिवन वेव की आइडेंटिटी होती है लेमडा। कोच, ट्रेन के कोच देखिए, S1, S2, S3, जो नॉर्मल जिसमें हम लोगों का बचपन बीता, जो उसमें 72 बर्थ होती थी, 72, नेक्स्ट में भी 72, S1 में 72, S2 में 72, S3 में 72, ऐसे इमेजिन करिए। एक बोगी 72 बर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनका ये कहना है कि एक बोगी की लेंथ जो है वो S1 का 37 और S2 का 37, ये एक बोगी की लेंथ। S2 का 49, S2 का 49, S3 का 49, ये एक बोगी की लेंथ। एक बोगी की लेंथ 0 to 72, वो एक बोगी की लेंथ। लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव बोगीज में अगर हमको एक बोगी की लेंथ निकालनी है, तो एक का ये x की वैल्यू लेमडा के टर्म में, मान लिया कि लेमडा की वैल्यू है 10 मीटर। अगर लेमडा की वैल्यू 10 मीटर है तो कोई भी 5 मीटर का डिस्टेंस, तो कोई भी 5 मीटर का डिस्टेंस, कोई भी 5 मीटर के का डिस्टेंस λ/2 लिखा जाएगा। अरे क्यों नहीं लिखा जाएगा भाई? क्यों नहीं लिखा जाएगा? अगर ये पूरा लैम्डा है, अगर ये पूरा लैम्डा है, तो ये क्या हुआ? λ/2 नहीं हुआ? यही तो λ/2 हुआ। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है λ/2। अब एक λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, इसका मतलब कि लैम्डा अगर 10 है तो λ/2 5 है, λ/2 5, तो 3 λ/2 कितना हो गया? 15। इसका मतलब कि कोई भी 15 मीटर जब x की वैल्यू होगी तो हम x को कहेंगे 3 λ/2। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है आइए देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर इक्वेशन आ गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, हम लोगों ने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज समझने की कोशिश की।
आप यहां पर इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये तो मैकेनिकल वेव है। क्या है ये है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है मैकेनिकल वेव। ठीक है, सारी चीजें सेम रहेंगी, ओमेगा की वैल्यू कॉमन रहेगी, ओमेगा इज 2π/t, या ओमेगा इज 2πn यहाँ पर रहेगा, ओमेगा इज 2πν यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर जो वेव स्पीड है, इस केस में जो वेव स्पीड है वो √E/d होती है। दो बातों पे डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये। यहाँ पर जो वेव स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो वैक्यूम में μ0ε0 होती है। इसको हम लोग C कह देते हैं, C है ये C है, C है ये। और जब ये V होता है किसी मीडियम में तो ये με हो जाता है, उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये जो μr होता है ये μ/μ0 होता है। इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो ε/ε0 होती है। मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बात समझिए। वो बात ये है कि अगर हम दो पार्टिकल, जैसे यहाँ पर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है मैकेनिकल वेव में, और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया? Because electric field is responsible for optical effects. Electric field is responsible for all kind of optical effect. ये optical effect नया पंगा ले आए। optical effect का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी आंखों पर, हमारे रेटिना पर जो सेंसेशन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रहा है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। जब हम लोग यहां से सुपरपोजिशन स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? सुपरपोजिशन। ध्यान से देखिए, सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब यह है कि एक साथ दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। क्या ट्रेवल कर रही हैं? एक साथ दो वेव्स। अगर ये वाली वेव है तो इसमें जो ए एम्पलीट्यूड है, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया ये वाले केस में, जो ये ए एम्पलीट्यूड है, तो जब हम लोग इस मैकेनिकल वेव की इंटेंसिटी निकालते हैं, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि ये सुपरपोजिशन हटा दे रहे हैं। एक चीज यहां पर और समझना है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, क्या है? इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव यहां पर आई है और वो होती है 2π²n²a²ρV। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है 12ε0E²। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में भी, बहुत ध्यान से देखिए, इस केस में भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E²। ठीक है, और यहां पर भी जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू A² होता है। ठीक है, तो जब हम लोग अभी जो हमारा अगला आर्टिकल है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ध्यान से देखिए। जैसा कि इसका नाम है, ये लोग कह रहे हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का क्या मतलब है, ये बात समझिए। वर्ड सुपरपोजिशन पहले एक बार आया वेक्टर, जहां पर हम लोगों ने एक मल्टीपल चार्जेस वाला सिचुएशन होता था, जहां पर हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। का मतलब कि अगर एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना था, रिजल्टेंट फोर्स निकालना था, और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज रखे थे, तो हम क्या करते थे कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है उसके ऊपर एक चार्ज का फोर्स निकालते थे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फिर दूसरे चार्ज का फोर्स निकालते थे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फिर तीसरे चार्ज का निकालते थे। और जब उस चार्ज पर 3 या 3 से ज्यादा जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास आ जाता था,
तब हम उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते थे, ठीक है। अब यहां पर बात वही है, जब हम उसको थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिखते हैं, जब हम सुपरपोजिशन की थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिखते हैं, तब हम यही बात कहते हैं। हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, according to principle of superposition of two waves, the resultant displacement of medium particle at any instant is given by the vector sum of the displacement produced by two waves. इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी सिचुएशन मानी कि जब मान लीजिए दो वेव्स, अगर हम लोग केवल सुपरपोजिशन पर फोकस कर रहे हैं और ये बात याद रखते हैं कि इंटेंसिटी का खेल कुछ है, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का क्या मतलब है। देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक वेव थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि y1 और y2 मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशंस का इक्वेशन है। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कह रहे हैं कि इसमें हम लोग t की वैल्यू रखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर t पर जो y1 की वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ a1 आएगी। मान लीजिए a1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो साइन ओमेगा टी को हम लोग सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू हमको पता होगी। यहाँ पर मान लीजिए अगर वो ये कहते हैं कि a1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड अगर 4 सेकेंड है और t की वैल्यू 2 पर हमको निकालना है, तो ये y1 आ जाएगा 4 साइन पाई और y1 आ गया 0, साइन पाई 0 होता है। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी वाली वेव, ध्यान से समझिएगा, दूसरी वेव ये कह रहे हैं कि ये मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता अगर पहली वेव ट्रेवल करके जाती किसी एक पार्टिकल पर। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कोई S1 सोर्स है और यहां पर एक S2 सोर्स है और यहां पर एक कोई पार्टिकल है P, तो ये S1 वाली वेव यहां से चल के जाएगी P पर, ये इसका पार्टिकल का इक्वेशन होगा। और S2, ये S2 वाली वेव, ये S2 का इक्वेशन, ये वेव यहां से चल के यहां पर जाएगी, तो इसका अगर हम लोग वही t रखें, y2 इज a2 साइन ओमेगा 2 पाई बाई 4, t की वैल्यू 2, t बाई 2 पर निकाल रहे हैं, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यार t इज इक्वल टू t बाई 2, क्योंकि कैपिटल T की वैल्यू 4 रखी, स्मॉल t की वैल्यू 2 रखी, तो ये t बाई 2 आ गया। अल्टीमेटली यहाँ पर साइन पाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फाई है, मान लेते हैं ये वैल्यू है हमारी पाई बाय 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, लेट्स ये सारी चीजें हम एज्यूम कर रहे हैं, A1 एज्यूम कर रहे हैं, A2 एज्यूम कर रहे हैं, A2 की वैल्यू कुछ अभी हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। लेट्स से A2, यहाँ हम लोगों ने A1 लिया था 4 सेंटीमीटर और A2 ले लिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा साइन, इसके अंदर तो पाई आ रहा है, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 का मतलब हो गया 5 पाई बाई 4। तो साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आइए हम लोग ये एक रफ तरीका मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली जाएगी। ये साइन का ग्राफ ऐसे बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये बेसिक आइडिया आपको है कि ये +1 है, ये -1 है। अब क्या करना है अपने को कि हमको ये देखना है कि 5 पाई बाई 4 कहाँ पड़ेगा। ये पाई बाई 2 है, ये है 1 पाई बाई 4, बहुत ध्यान से देखिए, पाई बाई 2 +1 पाई 0, 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 ये आ गया। पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये आ गया -1/√2। इसका मतलब y2 की वैल्यू आ रही है, y2 की वैल्यू आ रही है 5 इंटू -1/√2, इसका मतलब -5 बाई 1.414, ये समथिंग -3 के लगभग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। कि अब मीडियम पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो y होगा वो होगा y1 प्लस y2, और y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू ये
3.6 के लगभग मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा +3.6, तो इसका मतलब ये आ गया -3.6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव, दोनों वेव्स एक साथ इस पॉइंट पर आके सुपर इम्पोज होंगी, तो मीडियम पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट -3.6 हो जाएगा। -3.6 का मतलब क्या? कि उस समय का मतलब एट t इज इक्वल टू t/2, जिसका मतलब है 2 सेकेंड पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -3.6 सेंटीमीटर होगा, प्रोवाइडेड कि सेकेंड वेव का जो A2 था, प्रोवाइडेड सेकेंड वेव का जो A2 था वो हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर लिया है एम्पलीट्यूड। इसका मतलब कि सेकेंड वेव अगर केवल ये वाली वेव आती, S2 वाली वेव अगर केवल यहां पर चल के आती, तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता +5 0 -5 0 +5 0। इसी तरीके से अगर ये वाली वेव आती, केवल S1 वाली वेव अगर यहां पर आती P पॉइंट पर, तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता 4। एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका जो जनरल कैलकुलेशन होता है इसका, कि अगर y1 की वैल्यू A1 साइन ओमेगा t है और y2 की वैल्यू A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई है, ठीक है, इसको साइन A प्लस B से अगर हम लोग खोल देते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आएगा, तो y की वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है यहां से, ये देखिए A1 साइन ओमेगा t प्लस A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये ठीक है। इसका डेरिवेशन अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ये साइन ओमेगा t आ गया, ये A2 साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये ब्रैकेट में बंद है क्योंकि मैंने ये साइन A प्लस B खोला है यहाँ पर। फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t प्लस A2 साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा t साइन फाई। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ओमेगा t कॉमन ले रहे हैं, ये आ गया साइन ओमेगा t कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ गया A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ पर हम लोग कॉस ओमेगा t कॉमन ले रहे हैं, कॉस ओमेगा t को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये आ गया A2 साइन फाई। एक ये और एक ये, इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। क्या सेपरेशन है? सेपरेशन ये है कि हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू सम A कॉस थीटा एंड दिस A2 साइन फाई इज इक्वल टू सम A साइन थीटा। ऑलराइट, अब जब यहां से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा A1 इसका होल स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और ये प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब इन दोनों को, इसको अगर अपन थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, ये यहाँ पर लेके आ जाए, ये वाला इक्वेशन आ रहा है, ये वाला इक्वेशन आ रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये इक्वेशन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या आ रहा है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ये वाला एजम्पशन यहाँ पर रख दें, साइन ओमेगा टी, इसकी जगह क्या रखना है? इसकी जगह रखना है A कॉस थीटा। ये हम लोगों ने A कॉस थीटा यहाँ पर रख दिया, कॉस ओमेगा टी यहाँ पर आ गया, कॉस ओमेगा टी के ये क्या है? A2 साइन फाई। A2 साइन फाई की जगह क्या रखेंगे? A साइन थीटा। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, मैथ्स है,
मैथ्स को मैथ्स की तरह ही डील करते हैं। इक्वेशन याद होना, आइडेंटिटीज याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं याद होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मेट फिर से हमको a प्लस बी का बनाना है। a कॉमन लिया, अंदर आ गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसका मतलब साइन ओमेगा t प्लस थीटा। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको केवल उतनी बात अगर आप समझ लेंगे तो हमारा डबल स्लिट वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कंसेप्ट है? ध्यान से देखिए, सारे इक्वेशंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैं वही इक्वेशंस दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं इसलिए कि आप उसको कंक्लूड कर सकें कि हम लोगों ने किया क्या। हम लोगों ने ये किया कि एक वेव थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है साहब, फ्रीक्वेंसी दिख रही है ओमेगा, और दूसरी वेव थी y2, ये क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत ही ध्यान से देखिए, इस पेयर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ये पेयर क्या है? ये पेयर है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये पेयर है टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। ऐसा हम लोग कंडीशन रखते हैं इसकी, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड्स का मतलब क्या है कि A1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, सेम रेंज है। हम ऐसा नहीं लेते कि A1 की वैल्यू 2 ले ली और A2 की वैल्यू 29, ऐसा नहीं। 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऐसा रेंज में रखते हैं। फिर हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, और लाइट के सुपरपोजिशन के लिए इन दोनों का सेम होना क्यों जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए, ये ब्लू वाला पार्ट केवल ध्यान से देख लीजिए। दो वेव्स थी y1 और y2, हम लोगों ने एम्पलीट्यूड सेम रखा, लगभग सेम रखा, नियरली इक्वल, सेम फ्रीक्वेंसी रखी। बहुत ध्यान से देखिए, सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो 2 पाई बाई टी या 2 पाई एन होगी वो सेम है, और अलग अलग फेज है। क्या है? एंड हैविंग अ फेज डिफरेंस, एंड हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ फाइव। बहुत ध्यान से देखिए, हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ फाइव आर मीटिंग, दिस इज द होल स्टोरी, आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। फिर से देखिए, I am repeating the whole thing. Two waves whose equations are given by this, two waves of nearly equal amplitude and of same frequency and having a phase difference of phi are meeting at a single point. What is going to happen? These two waves are forming a resultant wave as a sine omega t plus theta. जो बात इक्वेशन से दिख रही है वो ये दिख रही है कि जरूर अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये जो रिजल्टेंट वेव आई उसका एम्पलीट्यूड बदल गया। एक वेव थी A1 साइन ओमेगा टी, एक वेव थी A2 साइन ओमेगा टी, और रिजल्टेंट वेव आ गई ये, एम्पलीट्यूड बदल गया। और इन तीनों के एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग रिलेट करते हैं तो ये इक्वेशन आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, 2A1 A2 cos phi ये है। इसका मतलब A क्या चीज है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी। ये हमारा सिचुएशन था। ये देखिए, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने I लिख दिया, यहां I1 लिख दिया, यहां I2 लिख दिया, यहां 2 रूट I1, यहां पर 2 रूट I2, यहां पर आ गया cos phi। ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको फिर से लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ठीक है, एक लाइन में समझिए पूरी स्टोरी। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जो दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, अगर वो किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं विद अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, विद अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये होगा A, जिसका रिलेशन ये है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ना केवल दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, दोनों वेव्स कौन सी, जिन दो का सुपरपोजिशन हो रहा है, ना केवल उनके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, बल्कि
उन दोनों के बीच के फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड। यहां से हम लोग कुछ इस तरीके का कंक्लूजन निकालते हैं। मैं क्योंकि पहले बोर्ड पर हमको जाना पड़ेगा और वहां पर जाना बहुत जरूरी है, जहां पर मैंने ये बात लिखी थी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझने के लिए इंटरफेरेंस को समझना जरूरी है और इंटरफेरेंस समझने के लिए सुपरपोजिशन को समझना जरूरी है। ठीक है, आइए देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिए। वो ये कह रहे हैं कि जब एक वेव होती है, अगर मैकेनिकल वेव है तो ऐसी होती है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है तो ऐसा होता है। ठीक है, वापस हम लोग सुपरपोजिशन पर आ गए। बहुत ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी मैकेनिकल वेव की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। हम लोगों ने एक लंबे डिस्कशन में ये बात कंक्लूड की कि सारे पार्टिकल्स, मीडियम के सारे पार्टिकल्स सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, करी थी। फिर हम लोगों ने ये कहा कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी डिसाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो वेव की इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम होगी। सेम इज ट्रू फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इलेक्ट्रो सिग्नल का मतलब लाइट की बात यहां पर हो रही है। जब हम लोग लाइट के केस में आ जाएंगे तो वो ये कहते हैं कि गिवन वेव जो है, गिवन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ये आ गई न्यू लैम्डा, जहां पर लैम्डा की वैल्यू आ गई 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। क्या किया मैंने ये किया कि हम जब लाइट की बात करते हैं तो वेवलेंथ ये होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग CS 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस फ्रीक्वेंसी से हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, वो यहां पर आ गया। लैम्डा हमको मालूम है, हम लोग वहां से लैम्डा निकाल लेंगे, ये आ गया 2 पाई बाय टी और ये आ गया 2 पाई बाय लैम्डा। क्या है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, अगर एक सोर्स से लाइट आ रही है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट जाता है। when we are saying E is equal to E naught sin ओमेगा t, तो क्या इसका ये मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ये मतलब है कि एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी पहले 0 से मैक्सिमम जाएगी। साइन का ग्राफ मैंने कहीं बनाया होगा। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से मैक्सिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम से 0 आएगी, फिर उसका डायरेक्शन पलट जाएगा, फिर वो उतना ही मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में लेगी और फिर से डिक्रीज करके 0 पर आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अभी भी वही है किसी एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, बट उसका मैग्नीट्यूड पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर डायरेक्शन पलटा, फिर मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में बढ़ा और फिर से कम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसा कि हम लोगों ने प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड and vice versa, that magnetic field further causes electric field and this process goes on. This is the way in which an electromagnetic wave is propagating. हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर एक सोर्स से लाइट आ रही है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी रे बाबा। ये जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया, इसका मतलब अगर इसकी जगह हम लोग E की जगह ऐसा लिख दें कि 2 सोर्सेस से लाइट आ रही है तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई इतना परेशान होने की बात ही नहीं, ये इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर। बस हमको जो बात समझनी है वो बहुत ही दूसरी बात है। हमको क्या समझना है?
वो कहते हैं कि जब सुपरपोजिशन होगा तो अब सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ए नहीं होगी। अगर केवल ये वाली वेव होती, अगर केवल ये वाली वेव होती तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होती वो A1 स्क्वायर होती। अगर केवल ये वाली वेव होती तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी केवल A2 स्क्वायर होती। ठीक है, लेकिन जब दोनों वेव एक साथ आ गई तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है। और फिर हमने ये बात बताई कि जो ये ए स्क्वायर है ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो फाई पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई पे डिपेंड कर रहा है। फाई क्या चीज है? फाई तो फेज डिफरेंस है। लेकिन फिर हम लोगों ने एक बात ये कही कि बाबा जो फेज डिफरेंस है, जो फाई फेज डिफरेंस है, वो तो पाथ डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। पाथ डिफरेंस का मतलब ये जो इक्वेशन था यही तो इक्वेशन था, यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है